आप सबका पुनः मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोगों ने अब तक अध्ययन किया था राज्यपाल के संबंध में, राज्य कार्यपालिका पर अध्ययन कर रहे थे। राज्य कार्यपालिका में हमने देखा था राज्यपाल के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, राज्यपाल का वेतन क्या होता है, राज्यपाल कैसे त्याग पत्र सौंपता है, राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है। तो राज्यपाल के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या किया गया है, इस संबंध में हम लोगों ने जिक्र कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे, जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, वैसे राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल। तो राष्ट्रपति के समान राज्यपाल को भी विभिन्न तरीके की शक्तियां दी गई। तो विभिन्न तरीके की शक्तियां कौन सी दी गई हैं, उन शक्तियों में क्या क्या प्रावधान है, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस तरीके से करेगा, इस संबंध में आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। और जो भी प्रश्न आते हैं वो इन्हीं से आएंगे। तो आपको एक स्ट्रक्चर पहले बना लेना। सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए और इस स्ट्रक्चर में ही हम लोग समझना प्रारंभ करेंगे राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां, अब ये राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में देखेंगे। राज्यपाल की शक्तियां कैसी हैं, कार्यपालिका शक्तियां, फिर कैसी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां या विधायिका संबंधी शक्तियां। अब विधायिका संबंधी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और विवेकाधिकार, वैवेकीय शक्तियां। विवेकाधिकार शक्तियां क्या है, तो हम लोग इनको अगर क्रमशः एक एक करके देखेंगे कि राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, उनके संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो सर्वप्रथम हम लोग कार्यपालिका शक्तियां देख लें। कार्यपालिका शक्तियों के संबंध में जो प्रावधान है आप इन अनुच्छेदों में पढ़ेंगे। 154, 164, 165, 167, 356 और अन्य नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है इनके संबंध में। विधायी शक्तियों को देखेंगे तो विधायी शक्तियां या विधायिका संबंधी शक्तियां क्या होती हैं, क्योंकि राज्यपाल खुद राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है और राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होने के नाते उसके पास अनुच्छेद 174 के तहत सत्राहूत करने, सत्रावसान करने, ये सारी शक्तियां उसके पास होती। 200 के तहत वो जो भी विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाते हैं उनको अंतिम रूप से हस्ताक्षरित कौन करता है, अंतिम रूप से पारित कौन करता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही होते। अनुच्छेद 213 में क्या प्रावधान किया गया, 213 में सेम वही प्रावधान किया गया जैसे आपने 123 में पढ़ रखा। तो 123 को ऐसे इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो 213 कंप्लीट हो जाएगा। अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जब किसी समय सत्र न चल रहा हो और कानून बनाना आवश्यक हो, अपरिहार्य हो, तब क्या कर सकता है, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। सेम ये प्रक्रिया राज्य सूची और समवर्ती सूची के संबंध में दी गई है कि जब क्या किया जाए, जब राज्य में सत्र आयोजित ना हो और किसी भी विषय पर कानून बनाना अपरिहार्य हो तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर अगर हम लोग न्यायिक शक्तियों के संबंध में बात करें तो राष्ट्रपति के पास व्यापक न्यायिक शक्तियां हैं, लेकिन राज्यपाल के पास भी कुछ न्यायिक शक्तियां होती हैं। उनके संबंध में हम लोग देखेंगे, जैसे 161 में क्या प्रावधान है, 192 में क्या प्रावधान है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के संबंध में क्या प्रावधान है। इसी तरीके से देखें वित्तीय शक्तियां 200 में, अनुच्छेद 200 धन विधेयक, आकस्मिकता निधि और विवेकाधिकार शक्तियों के संबंध में 163, 200, 213, 356 में क्या प्रावधान किए गए। तो अब एक एक का जिक्र करते हैं, एक एक का हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं। जैसे अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है, तो 154 में देखेंगे तो प्रावधान किया गया है कि राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। और राज्यपाल इन शक्तियों का, कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग स्वयं वो अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। 154(1) में कहा गया, अब देखा होगा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती और वो मंत्रिपरिषद सलाह देती है, राज्यपाल उसी अनुसार कार्य करता रहता है। अनुच्छेद 164 में देखा होगा राज्यपाल क्या करेगा, राज्य में मुख्यमंत्री के परामर्श पर एक तो विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री चुनेगा और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर अब अनुच्छेद 165 में देखें तो 165 में प्रावधान दिया गया है, क्या दिया गया है, जैसे केंद्र में
महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति करता है। सेम उसी तरीके से विधि संबंधी परामर्श देने के लिए एक महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाएगी और ये पदाधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जिसका हम लोग विश्लेषण आगे की क्लासों में करेंगे। अनुच्छेद 167 के तहत 167 में क्या है? तो 167 में ये प्रावधान ध्यान रखिएगा कि ये राज्यपाल हो गया और ये मंत्रिपरिषद हो गई। परिषद इन दोनों के मध्यस्थ का काम कौन करता है? सीएम करता है। कौन? सीएम। और किसमें प्रावधान है? 167 में। क्या प्रावधान किया गया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद से जो सूचना मांगनी होगी, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के संबंध में जो परामर्श या सूचनाएं मांगेगा, वो सूचनाएं देना सीएम का या मुख्यमंत्री का काम है। किस? अनुच्छेद 167 के तहत। ऐसा ही आपने 78 में पढ़ा था। वहां पर राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति था और मंत्रिपरिषद की जगह केंद्रीय मंत्रिपरिषद थी, और वहां पर भी मध्यस्थ का काम पीएम करता था कि मंत्रिपरिषद के कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देगा जो वो मांगेगा। यहां पर क्या है? मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए कार्यों की जो भी सूचना राज्यपाल मांगेगा वो 167 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल को प्रदान करेगा। अनुच्छेद 356 में आ जाते हैं। 356 का मतलब यह है कि इसमें प्रावधान किया गया कि जब किसी राज्य का शासन संचालन संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं हो रहा होगा तो उसकी सूचना राज्यपाल किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अभी देखा होगा एक मामला झारखंड का आया था, तो झारखंड में देखा होगा ये मामला वहाँ के राज्यपाल रमेश बैस द्वारा ये मामला भेजा गया। तो ऐसा बहुत बार होता रहा कि जब किसी राज्य का शासन संचालन संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं हो रहा होगा तो उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि राष्ट्रपति द्वारा वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। पहली बार इसका जो प्रावधान किया गया था तो आपने पेप्सू पंजाब में पढ़ा होगा, और सबसे ज्यादा आपातकालों में 356 का ही प्रयोग अब तक किया गया, जबकि भारतीय संविधान निर्माताओं का मानना था कि इस अनुच्छेद का सबसे कम से कम या इस अनुच्छेद का प्रयोग बहुत ही कम किया जाएगा। लेकिन राजनीतिक कारणों से इस अनुच्छेद का प्रयोग अधिकांशतः हुआ है। अब हम लोग देख लें कि राज्यपाल नियुक्ति किसकी करता है? राज्यपाल नियुक्ति किसकी करता है? तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा? एक तो सीएम की, जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होगा उसे ही राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर, इसकी सलाह पर, इसके द्वारा दी गई लिस्ट के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तीसरी स्टेप पर अगर बात करें कि और किसकी नियुक्ति करता है, तो अब देख लेंगे जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यही करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग में देखेंगे तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? इसके पदाधिकारियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। तीसरी चीज आप ध्यान रखेंगे विधान परिषद में 1/6 सदस्य, और ये 5 क्षेत्रों से आते हैं। इनको भी 5 क्षेत्रों से इनको भी मनोनीत करता है। 5 क्षेत्रों के सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, और ये 5 क्षेत्र कौन से हैं? तो ये ध्यान रखेंगे, कला है, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर ये
कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। देखिएगा, मनोनयन राज्यसभा में भी होता था, राष्ट्रपति द्वारा होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो मनोनयन करता है, मनोनीत करता है, वो 4 क्षेत्रों से आते हैं। उस पर सहकारिता आंदोलन नहीं होता है। इसी पर खासकर यूपीएससी ने फोकस किया है क्वेश्चन पूछते समय। तो आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा में 4 क्षेत्रों से और विधान परिषद में 5 क्षेत्रों से सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यह बात आपको यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो यह हो गई नियुक्ति संबंधी प्रावधान कि राज्यपाल किन किन पदाधिकारियों, किन किन व्यक्तियों को नियुक्त करता है। तो ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हो गई। अब हम लोग अध्ययन करेंगे राज्यपाल की विधायिका शक्तियों के संबंध में। विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं, विधायी शक्तियों के संबंध में क्या प्रावधान। अनुच्छेद 174 है, इस पे राज्य विधानमंडल का जो सत्र आयोजित होता है, 17 और 17 किसके द्वारा किया जाता है। अगर द्विसदनीय विधानसभा है, द्विसदनीय विधानमंडल है, विधानसभा और विधान परिषद, तो वहां दोनों सदनों के, और अगर एक ही सदन है तो एक ही सदन का। तो 17 और 17 करने का अधिकार किसके पास है, राज्यपाल सत्र आहूत करता है और सत्र बुलाता है। और आपको पिछली भी क्लास में पढ़ा चुके हैं, जब सत्र आयोजित होते तभी कानून बनाए जाते हैं संसद राज्य विधानमंडल के संचालन के लिए, 17 या 17। और अगर यहां पर एक बात और जोड़ना चाहे तो विधानसभा भी लोकसभा की तरह भंग होती है, और लोकसभा की तरह विधानसभा को भंग करने का जो पावर है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से उस सदन अर्थात विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। अब दूसरे बिंदु पर देख लेंगे तो यहां पर भी वही स्थिति है कि जब कोई बिल या विधेयक क्या होता है, दोनों सदनों से या एक सदन से पास हो जाएगा तो दूसरे सदन जाएगा, तो वहां पर यह बिल या विधेयक जब दूसरे सदन जाएगा, दूसरे सदन जाने का मतलब अधिनियम, जब दूसरे सदन जाएगा तो दूसरा सदन क्या करेगा, तो दूसरे सदन की विशेषता है, दूसरा सदन भी पास करने के पश्चात ये राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल इस पर अगर स्वीकृति दे देता है तब तो यह अधिनियम बन पाएगा, और अगर स्वीकृति नहीं देता है तो अधिनियम नहीं बनेगा। यह स्वीकृति संबंधी जो प्रावधान है वो किसमें है, तो स्वीकृति संबंधी प्रावधान यह किसमें दिया गया, आर्टिकल 200 के तहत। या तो अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है। जैसे धन विधेयक के संबंध में अनुमति देने के लिए, स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल बाध्य है। इसके अलावा अन्य जो विधेयक आते हैं उनके संबंध में वो स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। यहां पर आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी। अब देखेंगे अनुच्छेद 213 में क्या प्रावधान किया गया है। 213 में क्या प्रावधान किया गया है तो ये देख लें। राज्यपाल क्या कर सकता है, अनुच्छेद 213 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जो ये जारी करता है वो क्या कर सकता है, 2 सूचियों पर, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कर सकता है। और जब राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करता है तो ये अध्यादेश 6 माह प्लस 6 सप्ताह तक ही मान्य होगा। मतलब 6 माह तक कानून की तरह कार्य करेगा, और 6 माह तक जब कानून की तरह कार्य करेगा तो इसके पश्चात जैसे ही या बीच में ही जैसे सदन सत्र में आते हैं, तो अगर 2 सदनी है तो दोनों सदनों से, 1 सदनी है तो उस सदन से पास कराना अनिवार्य हो। अगर वो अध्यादेश सदन से पास हो जाता है तो कानून बन जाएगा, अगर नहीं पास होता तो समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही सदन, जैसे मान लिया 6 माह बाद सदन सत्र में आते हैं, तो 6 माह में जब सदन सत्र में आएंगे तो 6 सप्ताह का टाइम दिया जाता है अनुमोदन के लिए। तो अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना टाइम हो जाता है, ये 7.5 माह, 7 माह, ये ध्यान रखना है। 7.5 माह का अधिकतम टाइम हो सकता है अध्यादेश का। तो ये बात हो गई
राज्यपाल की विधायी शक्तियों की कि बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के कोई विधेयक अधिनियम का रूप नहीं धारण करेगा। अब हम लोग चलते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के संबंध में। यहां पर ध्यान रखना है, अनुच्छेद 161 दिया गया राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, क्षमादान शक्ति। अब राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का क्या अधिकार है? राज्यपाल किसी भी प्रकार के दिए गए दंड पर अपराधी व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार रखता है, लेकिन दो, एक सेना न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर सकता, और दूसरा मृत्युदंड। जबकि राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर होती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत जब क्षमादान की शक्ति रखता है तो वो सेना न्यायालय द्वारा और मृत्युदंड के व्यक्ति को, अपराधी को मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को भी क्षमा कर सकता है। लेकिन राज्यपाल सेना न्यायालय और मृत्युदंड को छोड़ करके अन्य मामलों में क्षमादान की शक्ति रखता है, दो मामलों में क्षमादान की शक्ति नहीं प्राप्त है। अब अनुच्छेद 192 की बात करें तो 192 की बात कैसे न्यायिक है? जब किसी व्यक्ति पर राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य पर, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे विधान परिषद का हो, उसकी सदस्यता को लेकर आरोप हो, तो राज्यपाल क्या करता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श पर उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। तो सदस्यों की निरर्हता के संबंध में प्रावधान। विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता के संबंध में प्रावधान कहां पर है? 192, कि जब उस पर यह आरोप आए कि उसकी सदस्यता या गलत तरीके से उसने सदस्यता प्राप्त की है, तो उसकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार 192 के तहत राज्यपाल तब करेगा जब वो निर्वाचन आयोग से परामर्श कर लेगा। और न्यायिक शक्तियों में क्या है? जब हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तब राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो क्या करता है? हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल उसकी नियुक्ति और प्रोन्नति संबंधी कार्य कर सकता है, तब जब वो हाई कोर्ट से इस संबंध में परामर्श कर ले। तो ये राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में। अब हम लोग बात करें राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संबंध में। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संबंध में प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 200 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देगा या नहीं देगा। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, धन विधेयक को छोड़कर धन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। क्या है? बाध्य है। और क्यों बाध्य है? अनुमति देने के लिए बाध्य इसलिए है क्योंकि उससे पहले ही अनुमति लेकर के ऐसे विधेयक विधानसभा में लाए जाते। तो धन विधेयक पर तो अनुमति देने के लिए बाध्य है, लेकिन अन्य विधेयकों पर वो अनुमति दे या न दे। लेकिन धन विधेयक के संबंध में भी प्रावधान है कि अगर इनको भी चाहे तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए या राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए आरक्षित रख सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है अगर कोई वित्तीय या धन विधेयक का मामला आता है। तो अनुच्छेद 200
धन विधेयक के संबंध में क्या है? धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही आते हैं और राज्यपाल इन पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, लेकिन वो क्या कर सकता है? एक कंडीशन है कि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए ऐसे विधेयकों को अनुच्छेद 200 के तहत आरक्षित रख सकता है। तीसरी बात कर ले आकस्मिकता निधि। ये आकस्मिकता निधि का, आकस्मिकता निधि के संबंध में क्या है? आकस्मिकता निधि तो अनुच्छेद 267 में ये प्रावधान है कि केंद्र के लिए आकस्मिक निधि का गठन किया जा सकता है और राज्य के लिए भी आकस्मिक निधि का गठन किया जाता है। यदि राज्य आकस्मिक निधि का गठन किया गया, कॉन्टिजेंसी फंड का गठन किया गया, तो जो राज्य की आकस्मिक निधि होती है, राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के व्ययनाधीन होती है। राज्यपाल के अग्रदाय प्रकृति की होती, अग्रदाय प्रकृति की होती, अग्रदाय प्रकृति की होती। तो राज्यपाल के अग्रदाय प्रकृति की कौन सी होती है? राज्य आकस्मिकता निधि। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, ये राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां हैं जो आर्टिकल 200 धन विधेयक और आकस्मिकता निधि के संबंध में प्रावधान किया गया। अब हम लोग देख लेंगे, अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियां राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्तियों से अधिक है, तो किस तरीके से अधिक है ये भी देख लेंगे। अनुच्छेद 163 में कहा गया है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए, सहायता एवं सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही राज्यपाल कार्य करेगा, लेकिन वो पुनर्विचार के लिए ऐसी सलाह को वापस कर सकता है। अब जो पुनर्विचार के लिए वापस करता है तो वो अपने विवेक से ऐसा कर सकता है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार हेतु वापस करे। वो इसके विवेक पर डिपेंड करता है, चाहे तो वापस करे और चाहे तो ना वापस करे। अनुच्छेद 200 में प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक के अलावा जितने भी विधेयक आएंगे, विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति, तो विधेयकों पर जो अनुमति का प्रावधान है, दो कंडीशन, विधेयकों पर अनुमति देने के लिए वो चाहे तो अनुमति दे और चाहे तो रोक ले। केवल वो धन विधेयक के मामले में बाध्य है कि धन विधेयक के संबंध में वो बाध्य है कि अनुमति देगा, क्योंकि उससे पूर्व सिफारिश पर आता है। अन्य विधेयकों के मामले में चाहे तो वो अनुमति दे और चाहे तो ना दे। दूसरी यहाँ एक कंडीशन और ध्यान रखनी है कि अगर वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु रखना चाहता, ये भी उसके विवेकाधिकार पर डिपेंड करता है कि अनुमति ना दे करके राष्ट्रपति के विचार विमर्श हेतु रख ले। और राज्यपाल जब अध्यादेश जारी करेगा तो अध्यादेश जारी करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। अध्यादेश जारी करते समय वो अपनी विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है और वो अध्यादेश जारी करेगा कि नहीं करेगा इस पर कोई बाध्यता नहीं। फिर देखेंगे अनुच्छेद 356 में ये राज्यपाल के विवेक पर डिपेंड करता है कि उसको अगर ये महसूस हो जाता है कि राज्य का संचालन संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। अन्यथा वो नहीं चाहेगा तो ऐसा नहीं करेगा। तो ध्यान रखना है कि ये विवेकाधिकार शक्तियां किसके पास हैं? राज्यपाल के पास ये विवेकाधिकार शक्तियां। आज के लिए धन्यवाद।